देश सुवर्ण भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है और सुवर्ण से जुड़े हुए लोग आज परेशान दिख रहे हैं। ये मेरे लिए आश्चर्य है कि ये पहली बार आपका ये समिट हो रहा है। और वो भी मुसीबतों के कारण आप लोगों को इकट्ठा आना पड़ा है। तो आपकी तकलीफें कितनी होगी इसका मैं अंदाज कर सकता हूं। जिस विषय में आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है, एक नागरिक के नाते मेरा उससे नाता बहुत कम रहा है और उस अर्थ में एक कंज्यूमर के नाते कहो, एक कस्टमर के नाते कहो, सोने के साथ मेरा रिश्ता कभी आया नहीं। लेकिन ये सही है कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी सामाजिक जीवन व्यवस्था में विश्व की जितनी मानव संस्कृतियां हैं, उन सभी मानव संस्कृतियों में सबसे अधिक सोने का महात्म्य समाज जीवन का अगर हिस्सा बना होगा तो शायद हम लोगों के जीवन में है। दूसरा, हम सब ने सुवर्ण को सिर्फ अर्थ के साथ नहीं जोड़ा है। हमारे यहां सुवर्ण को जीवन के हर क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। अगर हम 50 साल पूरे करते हैं तो स्वर्णिम जयंती कहते हैं, गोल्डन जुबिली कहते हैं। कोई अच्छी घटना करती है, कोई अच्छा समय काल रहा तो कहते हैं भाई गोल्डन पीरियड था। यानी हमारे देश में हर अच्छाई के साथ सुवर्ण शब्द, गोल्ड, ये एक गौरव के रूप में उपयोग में आता है, जोड़ा जाता है। और उस अर्थ में मैं कहता हूं कि सुवर्ण हमारे देश में सिर्फ अर्थ से साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं रहा है। इतना ही नहीं, पुराने जो योग और आयुर्वेद की दुनिया के लोग हैं, विशेष करके आयुर्वेद में, उपचार में भी, दवाई में भी सुवर्ण के अनेक अनेक उपयोग हमारे यहां इंगित किए गए हैं और ये सदियों से है। सुवर्ण भस्म तो आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। उसके साथ साथ छोटे से छोटे व्यक्ति के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि भाई सोना है तो सुरक्षा है, सोना है तो सम्मान भी है, सोना है तो संकटों की घड़ी में एक बहुत बड़ा सहारा है। यानी समाज के भिन्न भिन्न वर्ग ने अलग अलग रूप में सोने के महात्म्य को स्वीकार किया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी शादी ब्याह में, रिश्तेदारी में सोना देना, सोना लेना, इसके साथ खास करके बेटियों की सुरक्षा के साथ उसको जोड़ा गया था।
बेटी के जीवन को सुरक्षित करने के एक साधन के रूप में उसने वो एक व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया था। और उस अर्थ में इतना ही नहीं, हमारे समाज जीवन में सोना किस तरह उसने अपनी जगह बनाई, उसका एक मैं छोटा सा तर्क बताना चाहता हूं। आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, हर एक का अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है। आप देखिए, बाय एंड लार्ज हर एक का कोई न कोई फैमिली डॉक्टर होता है, और कोई भी बीमारी आई तो उस फैमिली डॉक्टर के यहां जाना एक भरोसा होता है। अगर फैमिली डॉक्टर के बाद परिवार में अगर फैमिली के साथ जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो सोनार है, स्वर्णकार है, जो गहने बनाता है। हर परिवार का 40-40, 50-50 साल से एक ही स्वर्णकार के साथ उस परिवार की 2-2, 3-3 पीढ़ियां जुड़ी रहती है। यानी शायद डॉक्टर के बाद फैमिली में फैमिली स्वर्णकार, ये परंपरा शायद दुनिया में नहीं रही होगी। ये सही है कि आज ज्वेलरी शॉप आ गए, ब्रांडेड चीजें आने लग गई, तो मार्केट ने रूप भले बदला होगा, लेकिन वो खरीदने के बाद भी बहुत बड़े मॉल में से अगर सोना लेकर के आए तो भी अपना जो फैमिली का स्वर्णकार है उससे पूछते हैं कि जरा देखो तो भाई ठीक तो है ना। ये है ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पूरी समाज व्यवस्था में स्वर्ण ने, सोने ने किस रूप में इसको जोड़ दिया है। और इसलिए हिंदुस्तान में कोई भी सरकार हो, वे सरकार अगर कोई भी नीति बनाती है, संकट कितना ही गहरा क्यों न हो, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि दवाई ही दर्द बन जाए। आज दिल्ली में बैठी हुई सरकार, पता नहीं उसको क्या हो गया है, हम समझ नहीं पाते क्या हो गया है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई देश में रुपया गिर रहा है क्योंकि इंपोर्ट का प्रॉब्लम है। उस समस्या को समाधान के लिए क्या करना, तो उन्होंने कह दिया कि रात को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अब कोई मुझे समझाए भाई कि रात को पेट्रोल पंप बंद रखने के हुक्म से रुपये में ताकत आ जाएगी क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारे संकट है उससे मिट जाएगा क्या? जब महंगाई की चर्चा होती होगी, आप लोगों को याद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जब देश में महंगाई की चर्चा हुई तो केंद्र के कई मंत्रियों ने जो भाषण किए थे, कुछ लोगों ने कहा कि फूड हैबिट बदल गई है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। किसी ने कहा पहले दक्षिण में गेहूं नहीं खाते थे इसलिए महंगाई बढ़ रही है। किसी ने कहा उत्तर में चावल नहीं खाते थे अब चावल खा रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़। यानी पता नहीं समस्या की जड़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस समस्या के कारण किन किन लोगों को परेशानी होगी, कैसे कैसी परेशानी होगी, समस्या का समाधान का रास्ता नए संकटों को निमंत्रण तो नहीं देगा, ये हम अनुभव करते हैं। और फिर हमने देखा है कि आज अभी ड्यूटी लगा दी है और इसी के लिए आज आप सब इकट्ठे भी आए हैं। हो सकता है सोने के कारण आज हिम्मत के साथ दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ आपको शायद आवाज उठाने की हिम्मत भी आ जाए। मुझे मालूम नहीं कितनी हिम्मत आप लोग कर पाओगे, लेकिन हम इतिहास गवाह है कि भारत में सोने के संबंध में कोई भी निर्णय करना है तो सिर्फ आर्थिक नीतियों और स्थितियों के आधार पर नहीं हो सकता है। सोने के संबंध में कोई भी निर्णय करना है तो भारत के जनमानस के साथ
उसका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। भारत का जनमानस क्या सोच रहा है उसके अनुकूल कोई निर्णय करेंगे तब तो हम उस निर्णय का लाभ उठा पाएंगे। हम भली भांति परिचित हैं, 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था और कांग्रेस को उस समय लगता था वाह कितना बड़ा महान काम कर दिया है, देश में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लाखों सोनार बेरोजगार हो गए, अनेक सोनार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय ऑल्टरनेट कोई व्यवस्था उनको दे नहीं पाए थे हम। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 1968 का गोल्ड एक्ट 1990 तक चला, ये गलत हुआ है ये समझने में कांग्रेस को 25 साल लगे। कांग्रेस का एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो गलती को स्वीकार नहीं करते, सुधार नहीं करते और चारों तरफ से संकट पैदा हो जाए तो 25 साल 30 साल के बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब हम कुछ नया चीज लेकर के आ रहे हैं और खुद की गलतियों के कारण जो पाप पैदा किया है उसके बोझ में दबते जा रहे हैं। देश आजाद हुआ तो क्या हवा बनी थी, आहा, पश्चिम के विचारों से देश को चलाएंगे, सब देश सरकार करेगी, सारे काम सरकार करेगी, यही चलता था। और उसके कारण पंडित नेहरू के जमाने से केंद्रीकरण 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 चलता रहा। इंदिरा जी ने और उसको आगे बढ़ाया। इस गलती को समझते 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 40 साल लग गए। 90 के बाद नरसिम्हा राव आए और उनको लगा कि भाई हम तो कहीं और चले गए थे। अब वो पीछे मुड़ने के बाद 40 साल का घाटा कैसे पूरा करेंगे इसके लिए कोई योजना नहीं। वैसी स्थिति गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था और मैं आज बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट ने सोने के को लाने में बचाने में कितना रोल प्ले किया है वो डिबेट का विषय है, लेकिन हमारे पास सोनार के पास जो स्किल थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम प्रकार के गहने बनाने का जो स्किल का हम लोगों की मालिकी थी और दुनिया में अद्भुत काम हमारे सोनार करते हैं। आज भी देश में 5 लाख से अधिक परिवार नित्य जीवन उनका सोने के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी रोजी रोटी गई ऐसा नहीं, ये हजारों साल की स्किल की जो परंपरा चल रही थी उसमें ये 25 साल की बहुत बड़ी खाई पड़ गई, बहुत बड़ी गैप पड़ गया और उसके कारण 2 पीढ़ी सोनार परिवारों की सोने की स्किल को जानने वाली 2 पीढ़ी पूरी तरह इस क्षेत्र से वंचित हो गई। नए रोजी धंधे के लिए चले गए, वो कपड़ा बेचने लग गए और उसका नुकसान ये हुआ है कि हिंदुस्तान की 2 पीढ़ी उनको ये स्किल नसीब नहीं हुआ। किसी भी देश का नुकसान सबसे बड़ा तब होता है जब वो देश अपनी स्किल गंवा देता है। स्किल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो संक्रमण करने की परंपरा होती है और जो हमारे यहाँ सहज होती है, कुम्हार का बेटा अपने बेटे को कुम्हारी काम सिखाएगा, सोनार का बेटा अपने बेटे को सोनारी काम सिखाएगा और उसमें नई पीढ़ी आएगी, कुछ नया जोड़ती जाएगी और वो क्षेत्र विकसित होता जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक न कल्पना कर सके ऐसा गंभीर नुकसान करके गया। इन सब चीजों से कोई सीखने को तैयार नहीं है। और हमें मालूम है जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था उस समय देश ने स्मगलिंग शब्द पहली बार लोगों के मुंह से सुना जाता था। ये स्मगलिंग क्या था? गोल्ड स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया था और उसी गोल्ड स्मगलिंग का कारोबार का कालखंड था कि हिंदुस्तान में पहली बार बड़ी बड़े ताकतवर गैंग निर्माण हुई
गुंडागर्दी करने वाले, जो पहले जेब कतरे थे, छोटी मोटी एंटी सोशल एक्टिविटी करते थे, गोल्ड कंट्रोल एक्ट के समय सोना ले जाने लाने के काम में लगे और हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ सोनार खत्म होता गया और दूसरी तरफ इस प्रकार के बड़ी बड़ी गैंगों का जन्म हुआ, गुंडों का जन्म हुआ और सोना होने के कारण वो देखते ही देखते रुपये पैसे वाल हो गए और वो अनेक कारोबारों में उन्होंने ये रुपया इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत इसके कारण चर्चा में रही है। मैं सत्य तो नहीं जानता हूं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये गोल्ड कंट्रोल के कालखंड के जो स्मगलर्स थे, ये बहुत बड़े कारोबार ने धनी गुंडों की बिरादरी को देश में एस्टैब्लिश कर दिया, जिसका नुकसान आज भी हिंदुस्तान भुगत रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट का इतना बड़ा असर समाज जीवन की सुरक्षा पर भी आ सकता है, और आज अगर देखेंगे तो आया है, क्योंकि इतनी महंगी चीजें बड़ी आसानी से स्मगल किया जाए और अरबों खरबों रुपए बना दिए जाए, बहुत आसान काम हो गया था। इन सारे भूतकाल की कथाओं से, घटनाओं से इस देश को सबक सीखना होगा, समझना होगा। अभी फिर देखिए, जैसे ही ड्यूटी लगी, पिछले 1 महीने के भीतर भीतर, चाहे गोवा एयरपोर्ट हो, कोची का एयरपोर्ट हो, चेन्नई का एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद का एयरपोर्ट हो, दिल्ली का एयरपोर्ट हो, काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से भारी मात्रा में सोना लाते हुए लोग पकड़े गए। इसका मतलब कम अधिक मात्रा में इस स्मगलिंग की दिशा में कुछ दुर्गंध आना शुरू हो गया है। हम सोच सकते हैं कि अगर आज इस प्रकार के एंटी सोशल लोगों के हाथ में इतना बड़ा कारोबार चला जाएगा, और जब आज नारकोटिक्स देश में घुस रहा हो, आर्म्स घुस रहे हो, फेक करेंसी घुस रही हो, और उसमें जो सहज रूप से मार्केटेबल है वो सोना अगर घुस जाए, तो देश के दुश्मनों को कितनी बड़ी ताकत मिल सकती है। जो दिन 70s 80s के कालखंड में देश ने स्मगलरों के दबाव में देश की इकोनॉमी तबाह हो रही थी, वो दिन की कहीं नौबत न आ जाए, ये भी एक चिंता का विषय है। ये बात सही है कि रुपया ताकतवर होना चाहिए। हम विपक्ष में हैं तो भी हम चाहते हैं कि हमारे देश का रुपया लुढ़कना नहीं चाहिए, हमारा रुपया ताकतवर होना चाहिए। डॉलर के मुकाबले हम बड़ी हिम्मत के साथ खड़े रहने चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कैसे? सीधी सीधी बात बताई भाई, इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम करना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जा रहा है। मित्रों, हमने गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या अकेले गोल्ड के कारण ही फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है? क्या हम गोल्ड को ही विलन बना दिए हैं? तब लगता है कि आप समाज जीवन की मानसिकता से जुड़े हुए नहीं हैं, और उसी में से संकट पैदा होता है। आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इंपोर्ट पेट्रोलियम सेक्टर का है, ऑयल का है, एनर्जी सेक्टर में इसकी जरूरत है। लेकिन अगर हम फिगर देखें पिछले 4-5 साल के, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या किया हमने? जो पहले नहीं करना पड़ा, वो कोयला करना पड़ रहा है, आयरन ओर करना पड़ता है। हिंदुस्तान के पास कोयला है, लेकिन चूंकि कोयले की फाइलें खो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के डंडे चलाए हैं, जो देश कोयले को सोना बनाने की ताकत रखता था, वो देश
अब सोने को भी कोयला बनाने में लग गया है। ये स्थिति पैदा हुई है। इतना ही नहीं, कैपिटल गुड की को इंपोर्ट करना, देश में एफडीआई नहीं आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा दिनों दिन गिरता चला जा रहा है, जीडीपी कम होता जा रहा है। छोटी छोटी चीजें भी आज विदेश से आ रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का नौजवान ऐसी चीजें नहीं बना सकता जो देश में खपत हो सके? वो क्वालिटी नहीं दे सकता है क्या जिसके प्रति हिंदुस्तानी गौरव करे? क्या जरूरत है उसको बाहर से लाने का? अभी तो नवरात्रि आई तो डांडिये भी विदेश से आ जाएंगे, गहने भी विदेश से आ जाएंगे। गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश जी भी विदेश से आ जाएंगे। होली आई, रंग भरने की पिचकारी भी विदेश से आ जाएगी। दिवाली आई, दिए भी विदेश से आ जाएंगे। ये इंपोर्ट हो रहा है, उसकी तरफ दिल्ली की सरकार का कोई ध्यान है क्या? और कंज्यूमर मार्केट से जुड़ी हुई चीजें, कैपिटल गुड से जुड़ी हुई चीजें इतनी बड़ी मात्रा में देश में आ रही है। उसके लिए भारत सरकार के पास न सोच है न योजना है। तो घूम फिरा करके डंडा मारो तो किसको मारो? बेचारा गोल्ड, जिसको विलन बना दिया है। और उसी का नतीजा है कि जन सामान्य की मानसिकता से जुड़े हुए जो निर्णय करने चाहिए वो निर्णय नहीं कर पा रहे। सरकार की बातें गले नहीं उतरती हैं। इस देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इस देश में इंपोर्ट कम होना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक ध्यान देने वाले क्षेत्र कौन से हैं, वो हिंदुस्तान की सरकार ने आइडेंटिफाई करने चाहिए। आज दुनिया में मशीन मेड ज्वेलरी की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों की रुचि है, ऑर्गेनिक तरीके से खेत में पैदा हुई चीजों को लोग अधिक दाम देने के लिए तैयार है दुनिया में, वैसा ही हैंडमेड ज्वेलरी के लिए भी विश्व में एक बहुत बड़ा आकर्षण है। ये स्किल हिंदुस्तान के सोनार के पास है। क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया में हैंडमेड ज्वेलरी, मैनमेड ज्वेलरी, जिसकी पूरी चीजें कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें कितनी शुद्धता होती है, ये कितना वैल्यूएबल होता है, इसका कभी दुनिया में मार्केटिंग किया? ये बुलियन वाले आप लोग बैठे हो, मैं भी आपसे कहता हूं, आप में से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहां मंच पे बैठी हैं, उनको भी ये सोनार से बनाए हुए गहनों में भरोसा नहीं रहा है। माफ करना मित्रों, मैं आपकी आलोचना करने नहीं आया हूं। आपको भी मशीन से बने हुए गहने बनाना और वो बिके तो बेचना, इसका इंटरेस्ट लगा है। लाखों हमारे सोनार, उनको रोजी रोटी मिले, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो। क्या ये उपाय नहीं है? आज बिलियन मार्केट के आप सारे लोग बैठे हैं, आप तय कीजिए कि हम छोटे 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 सोनार को भी ज्वेलरी बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। आज जो हिंदुस्तान में सोना पड़ा है, हर घर में सोना पड़ा है, अगर वो एक बार आर्थिक प्रवृत्ति का केंद्र बन जाए तो लोग घर से बाहर सोना निकालेंगे। उनको विश्वास हो जाए कि मेरा ये 1000 रुपये का सोना गहने बन करके दुनिया में जाएगा तो 1500 रुपया लेके आएगा, तो वो उसके साथ जुड़ने को लिए तैयार हो जाएगा। क्या आप बिलियन मार्केट के लोग बैठ करके इसकी योजना नहीं कर सकते? क्या भारत सरकार ज्वेलरी प्रमोशन को एक स्पेशल एजेंडा के रूप में नहीं उठा सकती है? तो कितना ही गोल्ड क्यों ना आए, वो ज्वेलरी बन के जाएगा तो वैल्यू एडिशन करके जाएगा, और वो हिंदुस्तान के सोनार का तो भला करेगा, देश के रुपये की भी ताकत बढ़ाएगा। ये इरादा चाहिए ना। और अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड इंपोर्ट करने की बात को, अभी मुझे किसी ने बताया कि रिजर्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है, उसका कहना है कि सोना खरीदना एक मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय है, उसको जेब से कोई लेना देना नहीं होता है।
सोना महंगा हो जाएगा इसलिए सोना खरीद करने वाले कम हो जाएंगे, ये सोच सही नहीं है। ऐसा भी रिजर्व बैंक का रिपोर्ट आया है। इसका मतलब आपने ड्यूटी लगा दी तो सोना कम खरीदा जाएगा या सोना आना कम हो जाएगा, ये लॉजिक को हमारे देश के आरबीआई स्वीकार नहीं करती है। अगर आरबीआई के सच बात को सच माने तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें सोना आने से रोकने के लिए कोई रास्ता है क्या। अच्छा उपाय यह है कि वो वैल्यू एडिशन होकर के फिर बाहर जाए, ज्वेलरी के रूप में जाए, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, दुनिया में हमारा मार्केट मिलेगा और हमें विदेशी धन मिलेगा। हमारे रुपये को ताकत देने का वो एक साधन बन सकता है। आज कहते हैं देश में अलग अलग फिगर है। कोई कहता है देश में 20,000 टन सोना है, कोई कहता है 40,000 टन सोना है परिवारों में, घरों में। मित्रों, ये सोना लोग क्यों खरीदते हैं? हर एक को सिक्योरिटी भी चाहिए, एट द सेम टाइम वैल्यू एडिशन भी चाहिए। आज हिंदुस्तान में लोग बैंक में पैसे कैसे रखेंगे, मुझे बताइए। भारत में सिर्फ 6% गांवों में बैंक की ब्रांच है। ओनली 6% गांव का आदमी है जिसके पास पैसे बचे हैं। वो बैंक में रखने के लिए कहां जाएगा? तो उसको लगता है भाई रुपये हैं, ऐसा करो सोना ला लो, सोना ला देता है। उसको लगता है भाई सोना है, आधी रात काम आ जाएगा, कभी संकट आएगा है तो काम आ जाएगा। और ये लोगों के अनुभव है। इतना ही नहीं, आज वो गांव में रहता है, वो पैसे इन्वेस्ट कहां करेगा? वो सोने में इन्वेस्ट करता है क्योंकि वही एक जगह बची है। अच्छा, बैंक में खाता खोलाने में जितना संकट होता है, तकलीफ होती है, रियल एस्टेट में अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो जितनी तकलीफ होती है, क्रेडिबिलिटी के प्रश्न होते हैं। अकेला सोना ऐसा है कि वो जेब में पैसे लेके गया, बाजार में जाकर के लेकर के आ जाया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कागज नहीं, कोई ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, कोई नहीं, परेशानी नहीं है। ये सरलता भी एक कारण है कि लोग अपने पैसों का उपयोग सोने में करके सिक्योरिटी को एश्योरेंस के लिए में आगे जाते हैं। शेयर मार्केट में पहले लोग पैसे डालते थे, शेयर मार्केट का क्या हाल हो गया? भरोसा ही नहीं है। कब शेयर मार्केट कब कितना गिरेगा, कितना नीचे जाएगा, कभी रुपया पहले गिरेगा कि शेयर मार्केट नीचे गिरेगा, इसी का टेंशन रहता है उसको। तो उसको लगता है भाई उसमें रिस्क लेना नहीं है, सोने में डाल दो, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत है और कुछ नहीं जाएगा तो कम तो नहीं होगा। उसका भरोसा है कि रुपया कम, उसकी कीमत कम नहीं होगी। इन कारणों से हिंदुस्तान का आम आदमी और अनेक आर्थिक विषय ऐसे हैं जिसके कारण सोना खरीदने के लिए प्रेरित होता है। और इसके लिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान के आम आदमी को, सामान्य मानवी को एक भरोसा देना पड़ेगा, तब जाकर के उन स्थितियों से वो बाहर ला सकता है। आज हम कहें हिंदुस्तान की सरकार के पास कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है क्या? एक्सपोर्ट हो उनकी इच्छा है, एक्सपोर्ट बढ़े उनकी इच्छा है, सब सरकार की रहती है। मेरा सुझाव है कि अब हम दिल्ली सरकार के भरोसे अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। मैं तो सभी राज्य सरकारों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी स्टेट की बनाइए, स्टेट योजना बनाएं कि भाई हमारे राज्य में ये 10 चीजें अच्छी हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए, हर एक की मदद से ताकत आएगी। और भारत सरकार जो राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है, जो राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर अपनी जगह बनाता है, उसको स्पेशल इंसेंटिव ग्रांट देगा। अगर ये भारत सरकार करती है तो राज्यों को भी लगेगा, फिर तुरंत उसको लगेगा अच्छा भाई ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है, हमारा तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट कम है, चलिए हम इंस्टीट्यूशंस चालू करें, जो ज्वेलरी की डिजाइन करने वाले इंस्टीट्यूट खड़ी करें, ज्वेलरी बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस खड़ी करें, उस प्रकार के मशीन्स की चिंता करें, और हम मास प्रोडक्ट ज्वेलरी करके दुनिया का रिसर्च करके किस देश में किस प्रकार की ज्वेलरी चाहिए, इसका हम गाइडेंस देने के लिए एक पूरा ब्रिज बनाएंगे।
हम सरकार की तरफ से अगर इन चीजों को करते हैं तो अपने आप में फायदा होगा। आप मुझे बताइए जी, कभी कभी हैरानी होती है, हमारे देश में हम लोग घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर भी इंपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा देश, टिम्बर भी हम बाहर से लाते हैं। टिम्बर के लिए जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रो फॉरेस्ट्री पर बल दें, दो खेतों को डिवाइड करने वाले में जो जमीन खराब होती है, हमने देखा होगा खेत, अपने गांव के खेत देखे हमने, कि एक खेत खेडूत हो और दूसरा किसान हो, दो जमीन जहां डिवाइड होती है तो बीच में बहुत बड़ी जगह वो डिमार्केशन के लिए खराब करते हैं। अगर हम टिम्बर के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बल दें और किसानों को कहें कि भाई ये आपको 20 साल के बाद, 25 साल के बाद ये पेड़ बेचने का अधिकार मिलेगा, आप मुझे बताइए हमें टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ेगा? अगर टिम्बर इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो क्या हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज का संकट होगा? चीजें छोटी छोटी हैं मित्रों, लेकिन इन छोटी चीजों पर जो बल देना चाहिए वो बल दिया नहीं जाता है, और उसी का परिणाम है कि आज हम इस संकट के घेरे में आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के सोनार बेरोजगार नहीं होने चाहिए। इन दिनों एक काम चल रहा है, फैमिली बिजनेस के लिए स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलती है। अगर किसी परिवार का कपड़े का व्यापार है तो वो उनका बेटा अगर कपड़े के व्यापार में आना चाहता है तो आधुनिक व्यापार सिखाने के लिए सेपरेट फैमिली ट्रेडिशन की कॉलेजेस चल रही है। क्यों ना हमारा बुलियन मार्केट इनिशिएटिव ले। आप गुजरात में आइए, मैं आपको पूरी व्यवस्था देने के लिए तैयार हूं। देश भर के जो सोनार है उनके बेटों को उन्हीं की परंपरागत कला में आधुनिक सिखाने का हम क्यों ना काम, स्किल डेवलपमेंट क्यों ना करें, बहुत बड़ी मात्रा में क्यों ना करें। हम मार्केट खोजें मित्रों। आज भी हमारे देश के सोनार, आप थाईलैंड में जाइए, आप दुबई में जाइए, हमारे ही सोनार मिलेंगे आपको काम करते हुए नजर आते हैं। छोटी छोटी जगह लेकर के बैठ गए हैं। मित्रों, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे पास स्किल है, हमारे पास टैलेंट है, दुनिया में मार्केट है। तो सोना आने की चिंता जितनी करते हैं उससे ज्यादा सोने में वैल्यू एडिशन करके बाहर कैसे भेजे, उस पर अगर हम बल देंगे तो हमारे इस व्यवसाय को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई संकट नहीं होगा। मुझे विश्वास है मित्रों कि आप लोग जिस चिंता में बैठे हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर के इस देश में फिर एक बार वो बुरे दिन आने देना नहीं चाहते हैं कि ताकि धनी स्मगलरों का पूरा एक नेटवर्क देश के अर्थतंत्र को नोच ले। ये स्थिति हम आने देना नहीं चाहते। और इसको सिर्फ मैं आपसे भी कहता हूं, मुझे आपके लोग मिलने आए थे तो उन्होंने जो विषय मुझे बताए थे उन्हीं विषयों को बोल करके रहोगे तो कुछ नहीं होना है। आप उन गरीब सोनार की चिंता की आवाज उठाइए। आप स्मगलिंग होने के कारण होने वाले संकटों की आवाज उठाइए। देश की सुरक्षा पे कैसा खतरा हो सकता है उसकी आवाज उठाइए। आप अपने भलाई के लिए लड़ रहे हैं ऐसा नहीं, इससे कारण देश को नुकसान हो रहा है इसकी आपको चिंता है, इसलिए आप मैदान में आए हैं। इस बात को लोगों तक पहुंचाना ये आपका जिम्मा है। भाइयों बहनों, अच्छा होता मैं रूबरू में वहां आता, आप लोगों के साथ बातचीत करता, लेकिन समय का अभाव था और उसके कारण मैंने अविवेक किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। इसका एक फायदा भी है, अगर मैं वहां रूबरू आता तो हो सकता है कि इनकम टैक्स की रेट जरा ज्यादा पड़ती। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आया हूं तो हो सकता है शायद उतना ध्यान नहीं जाएगा, तो हो सकता है आप बच जाएं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज वगैरह करते होंगे वो तो नहीं बचेंगे। आप उनके लिस्ट में आ गए हो तो तैयारी रखो। आपने मुझे क्यों बुलाया मुझे समझ आता नहीं है,
लेकिन मुझे बुलाने से आपने संकटों को मोल लिया है। आजकल बड़ा दुर्भाग्य है देश का। सार्वजनिक जीवन पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। वैचारिक विरोध होते हैं, लेकिन इन दिनों पूरी तरह अनाप शनाप झूठे आरोप लगा करके, चाहे सीबीआई का दुरुपयोग करो, चाहे ईडी का उपयोग करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, पता नहीं क्या क्या पाप हो रहे हैं। लेकिन भाइयों, ये पाप का घड़ा भर चुका है। बस 8-9 महीना कुछ परेशानियां झेलनी हैं, उसके बाद मुक्ति का आनंद ये देश पाएगा। मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों, हम इस देश को बर्बाद होने देना नहीं चाहते हैं। हम देश को इस प्रकार से तबाह होना देना नहीं चाहते हैं। भारत का स्वर्ण काल आए, सोना की चिड़िया कहने वाला देश फिर से एक बार सोने के सामने लड़ाई लड़ लें, ये तो कैसे मंजूर होगा भैया। अगर सोने से लड़ाई लड़के सोने की चिड़िया नहीं बनाई जा सकती। हम सोने की चिड़िया इस देश को बनाएं, वही पुरातन वैभव गौरव को वापस लाएं, आत्मसम्मान के साथ 21वीं सदी के अनुकूल अपने देश को आगे बढ़ाएं। इस संकल्प को लेकर के आज का समिट आगे बढ़ेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी पीड़ा के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।